हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर वीडियो देने जा रहा हूं। पूरे चैप्टर का आपका रिवीजन एमसीक्यू के थ्रू हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि आपको मालूम हो चुका है कि नया सिलेबस आ गया है, नया पैटर्न एग्जाम का आ गया है और अब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नवंबर दिसंबर में नहीं होने वाला है। उसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही रहने वाला है। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसा काम करते कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हेल्प से ये पूरा का पूरा चैप्टर जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसको रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आप 15-15 10-10 मिनट करके इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखते रहेंगे, कैसे कैसे देखना है, खाना खा रहे हैं उस समय देख लेना है, नाश्ता कर रहे हैं उस समय देख रहे हैं, सोने जा रहे हैं उसके पहले देख लेना है। तो जब कभी भी आप फ्री हो 5 मिनट 10 मिनट के लिए इस वीडियो को देखते जाइए। क्वेश्चन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि पूरा सिलेबस कवर हो गया है एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू। और इसलिए आप जब इसको बार बार देखेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा और आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्यूशंस का नहीं छूटेगा। तो इस तरह से एक चैप्टर तैयार किया गया है कि आप अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर कर सकें, एक भी क्वेश्चन आपका सिलेबस से छूटे नहीं सॉल्यूशन चैप्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following is useful in relating concentration of solution? सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशंस को रिलेट करना है वेपर प्रेशर के साथ। तो वेपर प्रेशर आप जानते हैं कि रॉल्स लॉ से हम लोग वेपर प्रेशर रिलेट करते हैं और रॉल्स लॉ होता है पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मीन्स vapor pressure is related to mole fraction XA, therefore the option number A is correct। चलो सेकंड क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है शुगर को डिसॉल्व किया गया है रूम टेम्परेचर पर, तो सॉल्यूशन फील्स कूल, ठंडा हो गया सॉल्यूशन, मींस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। और जब एंडोथर्मिक प्रोसेस हो तो दिस प्रोसेस इज फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर। तो शुगर का सॉल्युबिलिटी हॉट वाटर में अधिक होगा, लेकिन दो ऑप्शन है हॉट वाटर का, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पाउडर्ड शुगर का सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो सॉल्वेंट वाटर से इंटरेक्शन बढ़ जाएगा तो उसका सॉल्युबिलिटी भी अधिक हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, लिक्विड सॉल्वेंट के साथ इसका रिलेशन बताना है। तो रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज एट इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये तीन क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से कर लिए। आगे का क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 4, बीकर कंटेन सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस ए। तो उसमें प्रेसिपिटेशन ए का शुरू हो जाता है जब उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ए को डिसॉल्व कर देते हैं, तो हम लोग ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ भी मिलाइए तो प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Question number 5, maximum amount of solid solute that can be dissolved in a specified amount of a given liquid solvent does not depend on। मतलब ये पूछा जा रहा है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो आंसर है प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि सॉलिड के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता तो उसके सॉल्युबिलिटी पर भी प्रेशर का इफेक्ट नहीं आएगा। Next question, low concentration of oxygen in blood and tissues of people। हाई एल्टीट्यूड्स पर ऑक्सीजन का लेवल कम क्यों हो जाता है? ये एप्लीकेशन है हेनरीज लॉ का। एंड हेनरीज लॉ क्या कहता है कि solubility of gas is directly proportional to pressure। हाई एल्टीट्यूड्स पर प्रेशर कम हो जाता है तो ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगा। तो क्यों ऐसा हो गया? तो इसका आंसर आपको ABCD में निकालना है। लो टेम्परेचर नहीं होगा, हाई प्रेशर नहीं होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। ऑन डिसॉल्विंग सोडियम बाइसल्फाइड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सॉल्यूशन फील्स हॉट। इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, और जब एक्सोथर्मिक हो तो लो टेम्परेचर पर इट इज फेवर्ड। सो अंडर विच ऑफ फॉलोइंग केसेस डिसोल्यूशन विल बी मोस्ट रैपिड, तो ये हम लोग कहेंगे इन कोल्ड वाटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। लिक्विड्स में गैस का सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज कर जाता है। क्यों ऐसा होता? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से हेनरीज लॉ कांस्टेंट बढ़ जाता है, और हेनरीज लॉ कांस्टेंट बढ़ने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट, विथ इंक्रीज इन प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसेस का सॉल्युबिलिटी, देखिए आ गया हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इज रिलेटेड टू सॉल्युबिलिटी, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा कब? तो जब प्रेशर को बढ़ा दिया जाएगा। तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीजेस। ये हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनॉक्सिया से है कि एनॉक्सिया इज अ डिजीज सफर्ड बाय पीपल। एनॉक्सिया भी आपको मिल जाएगा हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन में। ये सफर्ड बाय पीपल लिविंग कहाँ? जो हाई एल्टीट्यूड्स पर, पहाड़ पर रहते हैं लोग, उनके अंदर एनॉक्सिया नाम का डिजीज पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखे थे कि हाई एल्टीट्यूड्स पर रहने के कारण ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो जाता है, क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि प्रेशर कम हो जाता है। तो वाट तो ऑक्सीजन कम हो गया, आपके ब्रेन में कम मिलने लगेगा ऑक्सीजन, तो आपको एक तरह का डिजीज हो जाएगा जिसमें कि पेशेंट लूजेज हिज एबिलिटी टू थिंक प्रॉपरली। प्रॉपरली अपने सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। डिजीज इज कॉल्ड एनॉक्सिया। एनॉक्सिया हाई एल्टीट्यूड्स पर रहने वाले लोगों में पाया जाता है। एंड दिस इज ड्यू टू, तो अभी तो आंसर हम दे ही दिए, डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। ऑक्सीजन कम हो जाने से हो जाता है। नेक्स्ट है बेंस इज अ डिजीज सफर्ड बाय पीपल। तो बेंस होता है स्कूबा डाइवर्स में, जब वो समुद्र के नीचे गोता लगाते हैं, गहरे समुद्र में जाते हैं, तो वहां पर प्रेशर के बढ़ने के कारण नाइट्रोजन का ब्लड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता, और बाद में इसी के कारण उनमें एक डिजीज हो जाता है, जिस डिजीज का नाम है बेंस। देखो अब क्वेश्चन आ गया, बेंस इज अ डिजीज ड्यू टू, किस कारण से होता है? तो अभी तो जस्ट डिस्कशन किए कि बेंस होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नाइट्रोजन लेवल, जो भी डिस्कस किए, तो उसी में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 14, हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ सम गैसेस आर गिवन, तो हम लोग जानते हैं। और क्वेश्चन क्या है? सॉल्युबिलिटी पर है, कौन सा गैस मोर सॉल्युबल होगा। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट अधिक होता है तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाता है। तो खोज लेना है इसमें से कौन सा गैस है जिसका हेनरीज लॉ कांस्टेंट सबसे कम है, और ये है फॉर्मल्डिहाइड। मींस फॉर्मल्डिहाइड इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। और आपको मालूम होगा कि 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर इज कॉल्ड फॉर्मलिन सॉल्यूशन, जो प्रिजर्वेटिव के काम में आता है। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स को बायोलॉजी के लैब में प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन में रख करके, छिपकली हो गया या छोटा छोटा स्नेक्स हो गया, फ्रॉग हो गया, उसको फॉर्मलिन के सॉल्यूशन में डुबा करके रखा जाता है। और ये फॉर्मलिन फॉर्मल्डिहाइड का ही वाटर में एक्वस सॉल्यूशन है, और फॉर्मल्डिहाइड का ये बहुत कम है केएच का वैल्यू, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड का सॉल्युबिलिटी वाटर में बहुत अधिक है। When temperature increases, Henry's constant of a gas, टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी घट जाता है, सॉल्युबिलिटी घटने से हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो हेनरीज कांस्टेंट ऑफ अ गैस इंक्रीजेस, ऑप्शन नंबर ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट? तो हेनरीज कांस्टेंट का यूनिट होता है यूनिट ऑफ प्रेशर, क्योंकि आप लिखते हैं कि पीए इक्वल टू के एच इंटू एक्स ए। So KH will be equal to PA by XA.
XA का कोई यूनिट नहीं होता है, तो प्रेशर का जो यूनिट होगा वही KH का भी यूनिट हो जाएगा। प्रेशर का यूनिट पास्कल है, प्रेशर का यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, प्रेशर का यूनिट बार है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर का यूनिट न्यूटन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब हेनरीज लॉ पर क्वेश्चन चल रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक में CO2 का अमाउंट को इंक्रीज करना है तो हाई प्रेशर पर उसको डिसॉल्व करना होगा। द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो, ये क्वेश्चन नंबर 18 है कि बेंड से बचने के लिए क्या करते हैं। तो टैंक्स में जो एयर टैंक्स लेकर जाते हैं उसमें नाइट्रोजन, जो एयर में नाइट्रोजन होता है अबाउट 80%, उसको कम करके कर दिया जाता है 56.2%। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। स्कूबा डाइवर्स के टैंक्स में नाइट्रोजन को कम कर देने से बेंड्स नाम का डिजीज उनमें नहीं होता है, और बेंड्स जो डिजीज है ये जानलेवा भी हो सकता है। तो बेंड से बचने के लिए नाइट्रोजन के अमाउंट को कम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडरिंग द फॉर्मेशन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, बताना है आपको कि इसमें से कौन सा जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है मिथेनॉल इन एसिड एंड एसीटोन का सॉल्यूशन, क्योंकि मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, एसीटोन उसमें मिलाते हैं, तो मिथेनॉल के हाइड्रोजन बॉन्ड को ये तोड़ देता है और इससे बहुत आसानी से वेपराइज होने लगता है। वेपराइज अधिक होगा तो टोटल वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, और इसी को कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, मिथेनॉल एंड एसीटोन याद कर लो, इसका जो मिक्सर होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। बाकी तीन के बारे में भी बता दें, नाइट्रिक एसिड इन वाटर नेगेटिव डेविएशन, क्लोरोफॉर्म एसीटोन नेगेटिव डेविएशन, फिनॉल एंड एनिलीन भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर विल शो एन आइडियल बिहेवियर, तो इसके बारे में थोड़ा एक लाइन का थ्योरी जान लो कि अगर एक तरह का लिक्विड है उसको मिलाइएगा तो फिर बिहेवियर आइडियल हो जाएगा। जैसे दो अल्कोहल को मिला दीजिए, दो एल्डिहाइड को मिला दीजिए, दो हाइड्रोकार्बन को मिला दीजिए, तो फर्स्ट मिथेनॉल एंड एसीटोन अलग अलग कंपाउंड है। सेकेंड, सी नाइट्रिक एसिड एंड वाटर, ये भी अलग अलग है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ये भी अलग अलग है। लेकिन बेंजीन एंड टॉलिन ये दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, तो इस दोनों को मिलाएंगे तो आइडियल सॉल्यूशन बन जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 21 को करते हैं। बस उसी तरह का क्वेश्चन है कि कौन सा जो सॉल्यूशन है निगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ शो करेगा। तो निगेटिव डेविएशन के लिए प्रेशर कम होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाना चाहिए। मिथेनॉल एसीटोन नहीं पॉजिटिव डेविएशन, इथेनॉल वाटर भी नहीं पॉजिटिव डेविएशन। इथेनल प्रोपेनल एक ही तरह का है तो आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन नाइट्रिक एसिड एंड वाटर जब मिलता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से नेगेटिव डेविएशन शो करता है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर का मतलब हो गया डेल्टा वी मिक्सचर निगेटिव हो गया, और निगेटिव का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसमें निगेटिव डेविएशन है, तो बस वही क्वेश्चन नंबर 21 की तरह से ही 22 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निगेटिव डेविएशन नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। और निगेटिव डेविएशन लेकिन आपको ऑप्शन नंबर बी में भी होता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिल करके एक निगेटिव डेविएशन का सॉल्यूशन बनाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ए और बी ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन, देखो एक बार इसको हम बता दें क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कैसे होता है। तो क्लोरोफॉर्म इस तरह से लिखते हैं CH Cl3, यहाँ Cl, यहाँ Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ पर है H, और एसीटोन होता है C डबल बॉन्ड O, और दो लगा हुआ है CH3 ग्रुप। इसमें ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव,
तो दोनों के मिलने से ये बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ गया तो ये भी निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो डिक्रीज इन वॉल्यूम का मतलब है निगेटिव डेविएशन, तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा नाइट्रिक एसिड एंड वाटर ऑप्शन नंबर ए, और क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ऑप्शन नंबर बी भी। तो नेक्स्ट है qualitative properties depend on actual number of particles of solute in the solution, ये उसके डेफिनेशन में ही है। नंबर ऑफ solute particles in solution ऑप्शन नंबर 2 is correct आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। सॉलिड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं लिक्विड सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। जब भी आप किसी भी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑलवेज डिक्रीजेस, यही है राउल्स लॉ का बेसिस। अब यहाँ पर होना चाहिए था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ गया। ये सब जगह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रॉल्स लॉ है द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑप्शन नंबर ए। अनराइप मैंगो, कच्चा आम को जब हम लोग सॉल्ट सॉल्यूशन में रख करके और अचार बनाते हैं, पिकल्स यानी कि अचार बनाते हैं, तो वो आम सिकुड़ जाता है। तो सिकुड़ जाता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस के कारण से। ऑस्मोसिस होता है तो उसके अंदर का पानी बाहर निकल जाता है, क्योंकि बाहर में सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि अचार लगाने में, अचार जब हम लोग बनाते हैं आम का अचार, तो कच्चा आम का टुकड़ा बड़ा बड़ा होता है, अचार बनने के बाद छोटा हो जाता है, क्योंकि वो वाटर लूज कर देता है, जिस प्रोसेस के कारण उसका नाम है ऑस्मोसिस। एट अ गिवन टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो आप याद कीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू आप लिखते हैं एम आर टी, मीन्स पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी को ही कहा जाता है कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलैरिटी अधिक होगा तो पाई यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू भी अधिक हो जाएगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइयर देन दैट ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑप्शन नंबर ए, सीधा सीधा मिल गया आंसर। चलो वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही है, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो KH का वैल्यू बढ़ जाता है। डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखो एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, इसके पहले भी एनसीईआरटी और भी बहुत सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इन सारे क्वेश्चंस को, और एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जरूर देख लेना है, एकदम से याद कर लेना है, इसी में से आपको क्वेश्चन आना ही आना है ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यू में। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विथ हायर सॉल्युबिलिटी, नहीं, हाई सॉल्युबिलिटी रहने से KH कम होता है। ग्रेटर फॉर गैसेस विथ लोअर सॉल्युबिलिटी, हाँ ये सही है, जिसका सॉल्युबिलिटी कम होता है उसके लिए KH का वैल्यू हाइयर होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। सारे गैसेस के लिए कांस्टेंट की तो बात ही नहीं है, बाकी ऑप्शन छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH फॉर अ गैस चेंजेज विथ, केज किसके साथ बदलता है, किसके कारण से बदलता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करता। प्रेशर ऑफ गैस डिपेंड नहीं करता। मोलैलिटी पर डिपेंड नहीं, हाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केज का वैल्यू सेम गैस के लिए भी अलग अलग होता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसी को कहते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। चेंजेस विथ टेम्परेचर नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट नहीं, नेचर ऑफ सॉल्यूट नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट यस। जैसे जैसे सॉल्वेंट बदलता है, बेंजीन के लिए केबी का वैल्यू अलग होगा, वाटर के लिए अलग होगा, नाइट्रोबेंजीन के लिए अलग होगा, ईथर के लिए, अल्कोहल के लिए अलग अलग होगा। तो सॉल्वेंट के बदलने से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट चेंज हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड, अभी तुम बार बार बोल रहे थे, कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल सही। हाँ लेकिन इसको एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और एक ऑप्शन है हम लोगों के पास बोथ ए एंड बी, तो यही ऑप्शन सही होगा।
ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। सही है, इसको कहते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये भी कहते हैं। तो हो गया ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो जैसे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के भी है, दो नाम उसका है, उसी तरह से मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का भी दो नाम है, दोनों याद कर लेना है। Molar depression constant changes with temperature, amount of solute, nature of solute, nature of solvent। तो Kf और Kb, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को Kf कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को Kb कहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी Kb का है वही प्रॉपर्टी Kf का भी है। तो दोनों में से कोई याद कीजिए, दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। Which of the following aqueous solution have the highest boiling point? Highest boiling point के लिए डेल्टा TB अधिक होना चाहिए, and डेल्टा TB is directly proportional to molality। तो मोलालिटी यहाँ पर 1 है, यहाँ पर मोलालिटी 1 है, यहाँ भी मोलालिटी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो मोलालिटी सेम है, तो क्या डेल्टा TB सेम हो जाएगा और सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा? नहीं। देखो लास्ट में KNO3 है, KNO3 डिसोसिएट करके K प्लस NO3 माइनस में बदल जाता है, जबकि यूरिया, शुगर और ग्लूकोज ये तीनों कहलाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जबकि कौन सा KNO3 है इलेक्ट्रोलाइट। तो इससे नंबर ऑफ पार्टिकल्स विल इंक्रीज इन सॉल्यूशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, डेल्टा TB का वैल्यू बढ़ जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 एक न्यूमेरिकल है। 4 लीटर ऑफ 0.02 m एक्वस सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया गया है। तो जब हम लोग सॉल्यूशन और क्या निकालना है, मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो जब हम लोग डाइल्यूट करते हैं तो हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। तो M1 है 0.02, V1 है 4 लीटर, और 1 लीटर जोड़ दिए तो इसका वॉल्यूम हो गया 5 लीटर। 4 लीटर प्लस 1 लीटर 5 लीटर। M2 निकालना है, तो दिस M2 इक्वल टू दिस इनटू दिस 0.08 डिवाइडेड बाय 5। तो दिस विल बी 0.016। तो ऑप्शन नंबर डी यही करेक्ट आंसर होगा। आपको याद रखना है, फिर से एक बार दोबारा बता दें कि जब भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो ये फॉर्मूला रट जाइए, याद कर जाइए कि M1V1 इक्वल टू M2V2। और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइल्यूट करने के लिए M1V1 इक्वल टू M2V2 से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। Next 37, a solution has a 1:4 mole ratio of pentane to hexane। पेंटेन का अगर है 1 मोल तो हेक्सेन का हो जाएगा 4 मोल। तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर हाइड्रोकार्बन्स, दोनों का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में दिया हुआ है 40 एंड 120। टोटल वेपर प्रेशर निकालना है। तो टोटल वेपर प्रेशर के लिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला है PT इक्वल टू PA प्लस PB। तो PA निकाल लेते हैं। तो PA होता है P0A इंटू XA। तो P0 एक कितना दिया हुआ है, तो 440 दिया हुआ है, और मल्टीप्लाइड बाई XA। तो चलो यहाँ पर XA निकाल लेते हैं। तो A का है 1 मोल और B का है 4 मोल। A का 1 मोल, टोटल मोल 1 प्लस 4 5। तो 5/1 0.2। तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 0.2, डेसिमल से 0 हटाइए, 44 दूना 88 होता है, 88 आ गया। अब PB निकाल लेते हैं। तो PB इज इक्वल टू P0B इंटू XB। P0B का वैल्यू है 120, और XB जब XA है 0.2 तो XB हम लोग लिखते हैं 1 माइनस 0.2 दैट इज 0.8।
तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.8 से, अगेन डेसिमल से 1 0, 12 96 होता है, 96 जोड़िए, ये 8 और 6 14 का 4, 1 9 1 10 और 8 18 184 मिलीमीटर। ऑप्शन खोजिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ है करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 38, प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से प्योर वाटर हम लोगों को मिलने का एक ही तरीका है जो कहलाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के हेल्प से सी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर यानी कि प्योर वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख रहे हैं हम लोग। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट केबी का यूनिट चाहिए, तो इसका होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, याद रखिएगा। लेकिन अगर आप भूल गए तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, देयरफॉर के बी विल बी इक्वल टू डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाई एम। डेल्टा टी बी केल्विन में लेते हैं और ये मोलालिटी है, मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो अब यूनिट हो जाएगा केल्विन, नीचे से किलोग्राम इनवर्स ऊपर गया तो किलोग्राम, नीचे से मोल ऊपर गया तो मोल इनवर्स, तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 40, a solution is obtained by mixing 300 ग्राम 25%। क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ध्यान से देखिएगा, जरूर इसको बनाइएगा। तो 25% है 300 ग्राम में, तो सॉल्यूट का वेट हो गया 25% ऑफ 300, तो 25 बाई 100 इंटू 300 मीन्स सॉल्यूट हो गया 75 ग्राम। अब दूसरे सॉल्यूशन में देखते हैं, 40% है, तो 40% ऑफ 400, तो आप कहिएगा 40% ऑफ 400 मीन्स 40 बाई 100 इंटू 400, 2 0 कैंसिल कीजिए, 160, तो टोटल वेट हो गया ये 75 प्लस ये 60 मिला करके 75 ऐड कीजिए तो 5 7 6 13 235 ग्राम सॉल्यूट हो गया इस पूरे सॉल्यूशन में। और सॉल्यूशन कितना है, तो यहाँ 300 ग्राम और यहाँ 400 ग्राम, तो टोटल वेट सॉल्यूशन का हो गया 700 ग्राम। और पूछा गया है मास परसेंटेज, तो इसका फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट 235 आया है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन 700 है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2 0 काट दीजिए, 235 बाई 7 कीजिए, तो 7 किया 21 होता है, 21 25 बच गया, तो फिर 7 किया 21 होता है, 4 बच गया, तो 7 छक्के 42, लगभग 33.6 के आसपास ऑप्शन नंबर बी है। फिर से सुन लो, 25% है तो इसका 300 का निकालोगे 75 ग्राम आएगा, 40% है 400 का निकालोगे तो 160 आएगा, टोटल सॉल्यूट हो गया 235, टोटल सॉल्यूशन 700, 235 बाय 700 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो 41 पे आते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH। तो मोलैरिटी होता है वेट ऑफ सॉल्यूट जो 5 है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का 40 होता है, इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर 50 आपको दिया गया है। तो 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 0 भी कैंसिल हो गया, 5 से 5 10/4 का मतलब हो गया 2.5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। यहाँ पर मोलैरिटी का फॉर्मूला जरूर याद रखना, मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। जो क्वेश्चन में वैल्यूज है उसको पुट कीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर 42 में निकालना है मोलैरिटी ऑफ 50% W/V। तो 50% का मतलब हो गया कि 50 ग्राम है सॉल्यूट का
इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। तो जब आपको मालूम हो गया सॉल्यूट का वेट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मोलैरिटी निकाल लीजिए। मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास, इन्हें OH है 40 होता है, इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर जो 100 है। तो 2 और एक 3 जीरो को यहाँ 3 जीरो से कैंसिल कीजिए, 50/4 बिना देर कीजिए, बिना देर किए समझिए 12.5 ऑप्शन नंबर बी। मोलैलिटी निकालना है 98%, W/W है, तो 98% का मतलब हुआ 98 ग्राम H2SO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 98 ग्राम H2SO4 है और सॉल्यूशन है ये, तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? तो भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन है, 98 ग्राम H2SO4 है, तो 2 ग्राम होगा 100 माइनस 98। और सॉल्यूशन किसका है भाई? तो एक्वस सॉल्यूशन, तो 2 ग्राम सॉल्वेंट यानी कि वाटर हो गया। तो सॉल्वेंट का वेट 2 ग्राम, सॉल्यूट का वेट 98, निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का भी फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट 98, मोलर मास H2SO4 98 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है 2, तो आंसर हो गया 500 m। तो ऑप्शन नंबर डी। अब आपको हम एक बार मोलैलिटी का फॉर्मूला लिख दें, याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को भूलना नहीं है। W सॉल्यूट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व्ड है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट multiplied by 1000 divided by weight of solvent in gram। तो इसी बेसिस पर 98 ग्राम H2SO4 मिला, तो W सॉल्यूट 98, H2SO4 का मोलर मास कैलकुलेट कीजिएगा 98 आ जाएगा, और यहाँ 1000 है डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि सॉल्वेंट का वेट हम लोगों को 2 आया है। तो ऑप्शन 500 याद रखना, ये हाईली कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड, और इसीलिए देखिए मोलैलिटी कितना है 500 मोल इन 1 kg। 500 m का मतलब हुआ 500 मोल इन 1 kg। तो इतना हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, इसीलिए ये बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, लैब में बहुत इससे बचकर हम लोग काम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोलर मास मालूम होना चाहिए, झटपट निकालिए। 24 कार्बन, हाइड्रोजन 36 और 32 62 हो गया। और एक्वा सॉल्यूशन तो वाटर का मोलर मास 18 होता है, और कंटेनिंग 20% का मतलब हो गया 20 ग्राम C2H6O2, तो 20/62 ये हो गया मोल्स ऑफ, इसको मान लीजिए N1 C2H6O2 के मोल्स को। तो वाटर का वेट हो गया 80 ग्राम, उसके मोल्स को मान लीजिए N2, तो दिस विल बी 82/18। और इस बेसिस पर अब आप क्या करना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ग्लाइकॉल का तो X1 विल बी इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब आपका काम बहुत सिंपल है, 20/62 का वैल्यू निकालिए, 80/18 का वैल्यू निकालिए, और यहाँ पर पुट कर दीजिए और अपना काम खत्म कर दीजिए। ऐसे आप कहेंगे तो इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं। तो 20/62 0.322 हो गया, 80/18 4.444 हो गया। दोनों को सम कर दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगा 4.437766। और अभी यहाँ पर इस वैल्यू को रख देते हैं, तो N1 0.322 बाई N1 प्लस N2 4.766। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.0675 समथिंग। अब इस ऑप्शन को खोजिए, 0.0675 0.068 है,
तो लगभग आपको ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन में पता करना है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी पता करना है 5 ग्राम NaOH इन 450 ml। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरूर बनाओगे इसको। तो मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट 5 बाई मोलर मास 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम है 450, तो डिवाइडेड बाई 450। ये 1 0 2 0 1 0 2 0 कैंसिल, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स, और 4 से 10 कैंसिल हो जाएगा 2.5 टाइम्स। तो आंसर हो गया 2.5 बाई 9, दैट इज 0.9 दूना 18 7 25, तो 70 9 सते 63 9 सते 63, 0.277। तो यहाँ आंसर दिया हुआ है 0.278, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैलिटी है, और 2.5 ग्राम इन 75 ग्राम बेंजीन यहाँ पर सॉल्वेंट है, और 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, दिस इज सॉल्यूट। इथेनोइक एसिड होता है, तो दिया है फॉर्मूला। मोलर मास निकालिएगा 12 3 15 और 1 16 और 12 28 और 32 60 60 होता है। तो मोलैलिटी निकालना है, वेट ऑफ सॉल्यूट 2.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 75। तो ये डेसिमल है, इस डेसिमल को उड़ाइए, ये 0 उड़ गया, 25 से 3 बार हो गया 75। इस 0 को इस 0 से उड़ा दीजिए, 2 से 3 बार और 2 से ये 5 बार, तो आ गया 5/6, तो 0.6 अच्छे 48, 20 6 18, 0.833 0.833 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। कहाँ कहीं गलती तो नहीं होगी, चेक करो एक बार। 2.5 फिर से लिख दें इसको, 2.5 बाई 60 इंटू 1000 बाई 75। 10 से 10, ये डेसिमल से ये 0 भी, 25 से 3 बार 75, ठीक है, 2 से 3 बार 6, 2 से 5 बार 5/9 हो, सॉरी ये 5/6 हो गया था, 5/9 कर लेंगे, 5/9, तो 0.9 पंचे 45, 9 पंचे 45 45, 0.555। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो मोलैरिटी ही सिर्फ है जो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, क्योंकि मोलैरिटी इज इक्वल टू N/V। वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, देयरफॉर मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। वेट परसेंटेज वेट है, मोल फ्रैक्शन मोल्स में लेते हैं, मास का ये रेशियो है। मोलैलिटी भी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट है। वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो ये भी मास मास का रिलेशन, ये भी मास का रिलेशन, ये भी मास का रिलेशन। तो ये इसमें से मास डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर पर, तो इसमें से कोई भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा मोलैरिटी। तो इसका है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 करते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। 22 ग्राम बेंजीन है और 122 ग्राम है, तो टोटल वेट हो जाएगा दिस प्लस दिस, 2 2 4 144 ग्राम, और उसमें से 22 ग्राम बेंजीन है, तो बेंजीन का परसेंटेज 22/144 मल्टीप्लाइड बाई 100। 4 से कैंसिल कीजिए, 4 3 12 24, 4 छके 24, और 4 से ये भी कैंसिल हो गया 25 टाइम्स। अब 2 से कर देते हैं 11 टाइम्स, 2 से कर देंगे 18 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कीजिए,
25 गुना 10 250 और 25 275 डिवाइडेड बाई 18। तो 18 से 1 टाइम्स 18×9 = 95 बच गया, 18×5 = 90, 5 18×36 15.2% आया है बेंजीन का। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। 49 calculate mole fraction of benzene in solution containing 30% by mass in carbon tetrachloride। कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है। CCl4 में क्लोरीन हो गया 35.5 × 4, 35 चौक 4 से 140 और 2 142 और कार्बन है 12, 2 2 4 1 5 154 हो गया CCl4 का मोलर मास। और 30% बाई मास है बेंजीन, तो बेंजीन का वेट हो जाएगा 30 ग्राम। तो बेंजीन का नंबर ऑफ मोल 30/78 कर दीजिएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल्स N2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 70 ग्राम डिवाइडेड बाई 154। और मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकाल लेना है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी कि X1 विल बी इक्वल टू N1/N1 प्लस N2। अब आप लोग 12th के स्टूडेंट हैं, इसको तो जरूर कैलकुलेट कर लेंगे। 30/78 डिवाइडेड बाई 30/78 प्लस 70/154, इसको सॉल्व कर लेना। ये जो आ जाएगा आंसर, वही यहाँ पर इसका ऑप्शन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 50, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ दिस, और इसका मोलर मास 291 दिया हुआ है इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और निकालना है मोलैरिटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो मोलैरिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 30 ग्राम, यहाँ देखो 30 है, डिवाइडेड बाय मोलर मास यहाँ दिया है 291 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, ये लीटर है, मिलीलीटर में करोगे तो 4300 हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके निकाल लेंगे, जो वैल्यू आएगा वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाता है 0.0239। अब ऑप्शन खोजिए, 0.024 मान लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर ए यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ समझने का बात यह है, समझने की बात यह है कि आप न्यूमेरिकल को तो रट नहीं सकते कि भाई हम इसको रट जाएंगे और यही एग्जाम में आ जाएगा, ये तो कोई ठीक है बात नहीं है। तो न्यूमेरिकल को नहीं रटिएगा, आप उसके फॉर्मूला को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल बनाने के तरीका को सीख लीजिएगा। और इसलिए इन जो सारे न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल्स का एक बार अलग से प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी टेक्स्ट से क्वेश्चन बना करके यहाँ पर दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चंस है उसी को एमसीक्यू के फॉर्म में यहाँ पर कर दिया गया है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उसको बनाइएगा। लेकिन जो थ्योरी का क्वेश्चन था इसके पहले का, वो सारा थ्योरी के क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके, वीडियो को रिपीट करके देखते चले जाइएगा। और देखिए भाई, वीडियो को देखने के बाद लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर नहीं करना, ये अच्छी बात नहीं है। ये यूट्यूब का ये संस्कार नहीं है, कल्चर नहीं है कि आप पूरा वीडियो देखिए, उससे फायदा उठाइए और सब्सक्राइब भी नहीं कीजिए और शेयर भी नहीं कीजिए। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं कि इसमें जितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है थ्योरी का, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। और इसलिए आप इस क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए, उसको देखिए। बता दिए हैं तरीका उसको देखने का, समझने का, कि कैसे इसको देखना है। जब आप खाना खा रहे हैं उस समय भी चला लीजिए, नाश्ता कर रहे हैं उस समय चला लीजिए, और उस समय इस तरह से 5-5 10 मिनट देखते हुए, और इस पूरा को के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो थ्योरी का है उसको याद कर जाइए, न्यूमेरिकल को नहीं याद करने का रहे।
थ्योरी के क्वेश्चंस को याद कर जाइए और एग्जाम के पहले इसी वीडियो को 15 मिनट में दोबारा देख लीजिए, जिससे कि ठीक आपको सॉल्यूशन का सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है वो पूरा का पूरा सही सही बन जाए। अब यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको बनाएंगे, इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 52, 53 इन सबको प्रैक्टिस करेंगे और ये सीखेंगे कि इन न्यूमेरिकल्स को कैसे बनाते हैं, जरूर बनाइएगा। और अगर कभी नहीं बना तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि नहीं बना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है उसको लिखिएगा। उन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम आपको अगले वीडियो में जरूर डाल देंगे। लेकिन अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो हम ये समझेंगे कि आप पूरा क्वेश्चन को बना चुके हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, 55, 56 पर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 56 आ गया। फिर ये 57 और 58 है, एनसीईआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी जरूर बनाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 59 एंड 60 है क्वेश्चन नंबर, इन दोनों को भी बना लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। 61, 62 एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए और ये एनसीईआरटी इंटेक्स, यहाँ भी एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है, इन सबको जरूर बना लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 63 एंड 64 एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है, इसको भी बनाएंगे। नेक्स्ट 65, 66 एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 67, 68 सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जरूर आप बनाएंगे। बिना बनाए इसमें से कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एक एक फ्रेंड जरूरी है वैसे ही एक एक क्वेश्चन भी जरूरी है। 69 एंड 70 ये 70 क्वेश्चंस का कलेक्शन है, इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशन